नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। नलवंश और शैलवंश को पढ़ने के बाद आज हम देखते हैं मैत्रक वंश एवं उच्चकल्प वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले मैत्रक वंश के बारे में, तो गुजरात राज्य में एक नगर है जिसका नाम है बल्लभी। कहाँ पर है? गुजरात में। तो गुजरात राज्य में जो बल्लभी नामक नगर है, इसी शहर में एक समय पहले मैत्रक वंश का शासन था। इसको हम बल्लभी के मैत्रक वंश के नाम से जानते थे। ठीक है, किस नाम से जानते थे? बल्लभी के मैत्रक वंश के नाम से इसको जाना जाता था। अगर हम बात करें इसके उदय के बारे में, तो इसका उदय हुआ 6वीं शताब्दी में। जब 6वीं शताब्दी में गुप्त शासकों की सत्ता का धीरे धीरे लोप होने लगा। ठीक है, किन शासकों की? गुप्त शासकों की सत्ता का धीरे धीरे लोप होने लगा, तब इस वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना सने सने करना प्रारंभ कर दिया था। तब इस वंश के शासकों ने सने सने अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए क्या होता है, जब किसी बड़ी ताकत का अंत होता है तो उसके आसपास की जितनी भी छोटी छोटी शक्तियां होती हैं, ये अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देती हैं। या फिर जब किसी शक्ति का पतन होता है तो उसके आसपास की और शक्तियां भी क्या है, धीरे धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लग जाती हैं, या फिर उस शक्ति के पतन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगती हैं, ताकि वह क्षेत्र उनके अधीन हो जाए, या वो जो क्षेत्र है वो उनके साम्राज्य में चला जाए जो कि वो उस शक्ति के हाथों में था। ठीक है, तो जब 6वीं शताब्दी में गुप्त शासकों की सत्ता का लोप हो गया, तब इस वंश के शासकों ने, मैत्रक वंश के शासकों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने के क्रम में लगातार ये प्रयास करने लगे। और इससे पहले ही, ठीक है, इससे पहले ही मतलब गुप्त साम्राज्य की सत्ता का लोप होने से पहले ही इस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त अधीनता का उल्लेख करना बंद कर दिया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बस ऐसे ही याद रख लेना है कि जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गुप्त साम्राज्य के शासकों की सत्ता का लोप हुआ, तब इस वंश के शासकों ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। और इस वंश के शासकों ने अपने अभिलेखों में गुप्त साम्राज्य की सत्ता का लोप होने से पहले ही इनको क्या लगा कि अब गुप्त साम्राज्य में ज़्यादा दम बचा नहीं है, गुप्त साम्राज्य ज़्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा, इसलिए अपने अभिलेखों में उन्होंने गुप्त लोगों की अधीनता का उल्लेख करना भी बंद कर दिया और लोगों के मध्य स्वयं को एक स्वतंत्र राज्य घोषित करने लगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। अब देखिए, आपने भारतीय इतिहास के अंतर्गत 2 चीनी यात्री पढ़े हैं। एक चीनी यात्री था आपका पाहान, जो कि गुप्त काल में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जिसने हु हु की इस नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि भारत के यात्रा वृतांत पर आधारित थी। एक चीनी यात्री आया हैंसांग, जो कि वर्धन वंश के प्रमुख शासन हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो जो चीनी यात्री हैंसांग था, उसके वर्णन से हमको इस बात की जानकारी मिलती है। देखिए, चीनी यात्री हैंसांग के वर्णन से हमको क्या ज्ञात होता है? यह ज्ञात होता है कि जो मैत्रक वंश था, इस वंश का पहला शासक कौन था? देखिए, मैत्रक वंश का प्रथम शासक था शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य।
ठीक है। तो जो मैत्रक वंश था, मैत्रक वंश का पहला शासक था शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य, जो कि 580 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में शासन कर रहा था। देखिए, जो मैत्रक वंश का पहला राजा था शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य, जो कि 580 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में शासन कर रहा था, इसी शासक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कहां तक कर लिया था? इसी शासक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार मालवा के पश्चिमी भागों तक कर लिया था। मालवा के पश्चिमी भाग या फिर पश्चिमी मालवा। तो इस पूरे वंश के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो हमारी यही आती है। देखिए, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूछा जा सकता है कि निम्न में से मैत्रक वंश का वो कौन सा राजा था जिसका अधिकार मालवा के पश्चिमी भाग पर भी था? आप क्या कहोगे? शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य। फिर निम्न में से किस वंश का राज मालवा के पश्चिमी भाग पर भी था? मैत्रक वंश। ठीक है। फिर पूछा जा सकता है कि मैत्रक वंश का जो सम्राट था शिलादित्य प्रथम धर्मादित्य, इसका शासन मध्य प्रदेश के किस भाग पर था? ऑप्शन में आ जाएगा आपको मालवा, फिर बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल। तो 4 आपको ऑप्शन दे देगा। फिर कभी ये भी पूछ लेगा कि किस चीनी यात्री के वर्णन से पता चलता है, तो कभी बता देना कि हैंसांग के वर्णन से पता चलता है। या फिर कभी ये भी पूछ लेगा कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर राज था मैत्रक वंश का, तो पश्चिमी मालवा पर था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही वाली बात आती है, बाकी सारी तो ऐसे ही हैं। आगे हम बात करते हैं। देखिए, एक तो हमको चीनी यात्री हैंसांग के वर्णन से इस बात का पता चलता है कि जो मैत्रक वंश का पहला शासक था शिलादित्य धर्मादित्य प्रथम, इसका साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार जो था ये मालवा के पश्चिमी भागों तक था। वहीं रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों के आधार, देखिए, रतलाम जिले से प्राप्त ताम्रपत्रों के आधार पर भी हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि जो हमारा मैत्रक वंश था इसका आधिपत्य मालवा के पश्चिमी भागों पर था। मतलब जो इंदौर, धार, खरगोन, खंडवा इत्यादि क्षेत्र आते हैं ये आपका पश्चिमी मालवा कहलाता है। तो यहाँ पर क्या था? मैत्रक वंश का शासन था। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही वाली बात थी। तो उम्मीद है आपको मैत्रक वंश सच्चे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। मैत्रक वंश के बाद जो हमारा अगला वंश है उच्च कल्प वंश, इसकी हम बात कर लेते हैं। मैत्रक वंश के अंतर्गत जो हमारी महत्वपूर्ण बातें थी वो केवल इतनी ही थी। आगे हम बात करते हैं उच्च कल्प वंश। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य का जो बघेलखंड क्षेत्र है, कौन सा? बघेल खंड क्षेत्र है। इस बघेलखंड क्षेत्र में एक ग्राम है जिसका नाम है उनचेहरा। क्या नाम है? उनचेहरा। इसी उनचेहरा नामक गांव में एक समय पहले उच्चकल्प वंश का शासन था, जो कि गुप्त काल के ही समकालीन एक वंश था, जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य के सतना जिले में आता है। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। कभी भौगोलिक स्थिति पूछ ली जाएगी कि किस क्षेत्र में था, बघेलखंड, बुंदेलखंड, जो भी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, मालवा। ठीक है। कभी पूछ लिया जाएगा कि गांव कौन सा था, तो आप वैसे ही बता दोगे उनचेहरा और उच्चकल्प मिल रहा है।
फिर किस जिले में था? तो सतना में था। ठीक है, ये बात वही आपकी कंप्लीट। आगे बढ़ जाते हैं हम। देखिए, अगर हम बात करें उच्चकल्प वंश की, तो उच्चकल्प वंश की मध्य प्रदेश राज्य में 9 अभिलेख पाए गए। कितने अभिलेख पाए गए? 9 अभिलेख पाए गए हैं उच्चकल्प वंश की। और ये 9 अभिलेख कहां कहां पाए गए हैं? कटनी, करी, तलाई, कटनी, करी, तलाई, कोहो एवं सोहावल। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। देखिए, अधिकांश तौर पर क्या होता है, हम जिस चीज को इंपॉर्टेंट मानकर चलते हैं, जरूरी नहीं है कि अक्सर सवाल वहीं से आए। ये तो एक हमारा माइंड है जो हमने सोच लिया कि यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो जब क्वेश्चन किसी हटके क्षेत्र से आए तो आपको कम से कम उस क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत तो जानकारी होनी ही चाहिए, ताकि अगर उस क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उनको कम से कम हैंडल करने की स्थिति में तो हो। जब आपने किसी चीज़ को बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है तो फिर उसके बारे में कैसे लगाओगे? सुना हो, कहीं पे जाना हो, तो यही वाली यहाँ पे स्थिति पड़ती है। ऊपर वाली बात इंपॉर्टेंट है, नीची वाली बात आप बस याद रख लीजिए। फिर देखिए, उच्चकल्प वंश का एक शासक था जिसका नाम था जयनाथ। जयनाथ के अभिलेखों में इसके पूर्व के जो शासक थे, किसके पूर्व के? जयनाथ के पूर्व के जो शासक थे, कौन कौन थे? देखिए, ओगदेव, कुमारदेव, ओगदेव, कुमारदेव और जया स्वामिनी व्यागराज। ठीक है, तो उच्चकल्प वंश के शासक जयनाथ के अभिलेखों में इसके पूर्व के शासक ओगदेव, कुमारदेव, जया सामनी एवं व्यागराज के बारे में पता चलता है। और इसमें से जो जयनाथ और व्यागराज थे, इसमें से जो व्यागराज थे ये जयनाथ के पिताश्री थे। कौन थे? पिता। तो जयनाथ के पिता कौन थे? व्यागराज। ठीक है, और जयनाथ इनका बेटा था। आगे हम बात कर लेते हैं। फिर देखिए, जयनाथ के बाद इनका एक पुत्र था जिसका नाम था सर्वनाथ। इनकी मृत्यु के बाद ये इनका उत्तराधिकारी बना। ठीक है, तो जयनाथ की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? सर्वनाथ। फिर सर्वनाथ ने क्या किया? अपने शासन काल में कई भूमि अनुदान जारी किए। सर्वनाथ ने अपने शासन काल में कई भूमि अनुदान जारी किए, जिसका उल्लेख खो, भूमरा एवं पन्ना से प्राप्त होता है। ठीक है, कहां से प्राप्त होता है? खो, भूमरा और पन्ना। आगे बढ़ जाते हैं हम। तो देखिए, जो आपके उच्चकल्प वंश है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये निश्चित तौर पर एक समय पहले गुप्त वंश के ही अधीन रहा होगा। इसने गुप्त वंश के सामंत के रूप में मध्य प्रदेश राज्य में अपना शासन करा होगा। ठीक है,
और इस वंश के जितने भी शासक थे ये अपने अभिलेखों में गुप्त संमत का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, इनके अभिलेख हमको 493 ईस्वी से 534 ईस्वी तक प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये था आपका उच्चकल्प वंश। ज्यादातर आपको यही याद रखना है उच्चकल्प वंश का शासन कहाँ था, बघेलखंड में था। बघेलखंड में किस जिले में, सतना में। किस गांव में, उंचेरा में। इसके बाद उच्चकल्प वंश का वो कौन सा शासक था जिसके अभिलेखों में उसके पूर्व के शासकों के बारे में पता चलता है, जयनाथ। जयनाथ की मृत्यु के बाद उसके बेटा सर्वनाथ ने उच्चकल्प वंश के राज सिंहासन को संभाला। जयनाथ के पिता कौन थे, व्यागराज थे। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आपको इसमें से याद रख लेनी है, कभी एग्जाम में पूछी गई तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम सब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।